मैं फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल विजन फॉर इंग्लिश पे। आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर द सोल्जर। ये क्लास 12 का 100 मार्क्स पोएट्री सेक्शंस का 6 पोएम है। द सोल्जर ये रॉबर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। आइए हम आते अपने चैप्टर पे। द सोल्जर रॉबर्ट ब्रूक, ये जो चैप्टर है द सोल्जर रॉबर्ट ब्रूक के थ्रू लिखा गया है। अब हम देखते हैं अपने पोएट के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, क्या उनके बारे में बताया है इस पोएम में। आइए देखते हैं। रॉबर्ट ब्रूक 1887। रॉबर्ट ब्रूक का जन्म 1887 में हुई थी। उनकी मृत्यु 1915 में हुई। रॉबर्ट ब्रूक वॉज बॉर्न इन अ वेल टू डू एकेडमिक फैमिली। रॉबर्ट ब्रूक का जो जन्म लिए थे, उनका जो फैमिली बैकग्राउंड था काफ़ी अच्छा था, पढ़े लिखे फैमिली में हुई थी। बैकग्राउंड जो फैमिली का था वो अच्छा खासा था, पढ़े लिखे फैमिली थी। हिज फादर वॉज हाउस मास्टर एट रग्बी स्कूल। उनके जो फादर थे, जो उनके पिताजी थे, वो हाउस मास्टर थे, इंचार्ज थे स्कूल के। रग्बी स्कूल था, उस स्कूल के इंचार्ज थे उनके फादर। where Robert was educated before going to King's College, Cambridge। तो हमारे जो पोएट थे रॉबर्ट ब्रूक, वो भी अपना एजुकेशन यहीं पे कंप्लीट किए थे। किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज जाने से पहले उनकी जो प्राइमरी एजुकेशंस थी वो इसी स्कूल में, रग्बी स्कूल्स में ही कंप्लीट हुई थी। W.V. is the famous poet, describe him as the हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। तो ये W.B. इस जो एक पोएट है, जो पोएट है वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं हमारे पोएट को, रॉबर्ट ब्रूक को। कहते हैं कि बहुत ही हैंडसम, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल, हैंडसमेस्ट, बहुत ही सुंदर इंसान थे, यंग मैन थे। जो हमारे पोएट है रॉबर्ट ब्रूक, वो इंग्लैंड में सबसे स्मार्ट पर्सन थे, यंग पर्सन थे उस समय के। W ईस्ट उनको डिस्क्राइब करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को, उनकी सुंदरता को डिस्क्राइब करते हैं कि इंग्लैंड में जो हमारे पोएट है रॉबर्ट ब्रूक, वो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम पर्सन थे, बहुत ज़्यादा ही हैंडसम थे यंग मैन में। ही एज्यूम अ सिम्बॉलिक रोल दैट इवेंचुअली टर्न इनटू द मिथ ऑफ अ यंग एंड ब्यूटीफुल फॉलन वॉरियर। तो उनका जो बिहेवियर था, उनका जो एक्टिविटी था, उनको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सुंदरता से उनको डिस्क्राइब किया गया है। उनको बताया गया है कि वो बहुत ज़्यादा देशभक्ति में बिलीव करते थे, बहुत ज़्यादा उनको पर्सनैलिटी जो थी, उनका लगाव था देश से बहुत ज़्यादा ही। वो बहुत सारे इंसान को बहुत ज़्यादा प्रेरित किए थे अपने देश के लिए, देश के बारे में बहुत ज़्यादा ही उनको प्रेरणा मिली थी और वो देश से बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे। और यही उनका जो पैशन था देश के लिए, वो उनको वॉरियर बनाया था, एक सोल्जर बनाया था, अच्छा योद्धा बनाया था। बहुत ज़्यादा ही पैशनेटेड थे वो। किसी का हॉबी होता है सिंगिंग, डांसिंग, तो इनका हॉबी था देश के बारे में कुछ जानना, लिखना, देश के लिए अपना जान न्यौछावर करना। तो इसलिए उनको बहुत फेमस वॉरियर बना दिया गया था, बहुत ही अच्छे वॉरियर बना दिए गए थे, योद्धा बनाया उनको, उनकी ये पर्सनैलिटी। ही डाइड ऑफ सेप्टिसेमिया ऑन April 23। सेप्टिसेमिया जो होती है, विष होता है, विष, तो उनका जो डेथ हुआ था वो सेप्टिसेमिया की वजह से हो गया था। सेप्टिसेमिया, इनका जो डेथ हुआ था सेप्टिसेमिया की वजह से एक कीड़ा उनको काट लिया था और उस कीड़े का जो विष था, जहर था, उनके पूरे ब्लड में पूरा फैल गया था। इसकी वजह से उनको मरना पड़ा था, उनकी मृत्यु हो गई थी। और कब हुई थी? April 23 इन 1915 में उनका डेथ हो गया था सेप्टिसेमिया की वजह से, जो विष उनके पूरे शरीर में फैल गया था और विष एक कीड़ा के काटने की वजह से फैला था उनके पूरे ब्लड में और उनकी मृत्यु हो गई थी। ऑफ द आइसलैंड ऑफ लेमन्स इन एन एजियन ऑन हिज वे टू अ बैटल एट गैवीपोली। उनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1915 में हुआ था आइसलैंड पे। ऑफ लेमिनस एज इंजॉइन
बैटल ऑफ गेवीपोली। तो उनका जब मृत्यु हुआ था युद्ध के दौरान हुई थी, आइलैंड पे हुई थी उनकी मृत्यु। आइलैंड मतलब होता है टापू, होता है टापू कह सकते हैं आप लोग। चारों तरफ से पानी रहता है, बीच में जो मिट्टी रहती है उसको हम लोग टापू कहते हैं। तो वो नेवी पर्सन थे, तो इसी में उनकी मृत्यु हो गई थी। ब्रूक इज रिमेंबर एज अ वॉर पोएट। जो हमारे रॉबर्ट थे वो वॉर पोएट के लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, वो बहुत ज़्यादा ही फेमस है वॉर पोएट लिखने के लिए। वो देशभक्ति की भावना उनमें थी और इसी वजह से वो वॉर पोएट लिखते थे, देश के लिए लिखा करते थे। और वो नेवी पर्सन थे, नेवी में थे, उनका जॉब जो था वो नेवी में था और इसी की वजह से वो वॉर पोएट लिखते थे और उनको फेमस कर दिया कि करे खुद को फेमस हो गए वो वॉर पोएट के लिए ही, और आज उनको पूरी दुनिया याद करती है वॉर पोएट के लिए। वॉज इंस्पायर्ड पेट्रोलिज्म इन अर्ली फेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वो जो हमारे जो पोएट है रॉबर्ट ब्रूक, वो आज भी याद किया जाता है वॉर पोएट के लिए। और वो दूसरे को इंस्पायर करते थे पेट्रोलिज्म, देशभक्ति के लिए, देशभक्ति की भावना वो दूसरे में जगाते थे और देशभक्ति के बारे में सबको बताते थे, इंस्पायर करते थे देश के लिए, देशभक्ति के लिए। और इस देशभक्ति के लिए वो जाने जाते हैं और सबको अवेयर कराते हैं देश के लिए कि हमें क्या अपने जान को निछावर करना चाहिए, हमें जो जन्मभूमि है उसके लिए कुछ करना चाहिए। ये वो पैशनेटेड थे और दूसरे को भी इंस्पायर करते थे इस बात से। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। वो अपना पूरा जान जो थे वो दे दिए अपने देश को। अपने वर्ल्ड वॉर में वो जो युद्ध हुआ था उसमें अपने जान निछावर कर दिए थे। हिज रेपुटेशन चीफली रेस्ट ऑन 5 वॉर सोनेट्स ऑफ विच। इनका जो फेमस है वो फेमस हुए रेपुटेशन था जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, वो पोएम की वजह से बढ़ा था जो वो सोनेट लिखा करते थे। सोनेट वो होता है जो 15 लाइन में पोएम ख़त्म हो जाता है। 14 लाइन का जो पोएम होता है उसको सोनेट्स कहते हैं। और हमारे जो पोएट थे वो सोनेट लिखा करते थे और उस सारे पोएम में 5 वॉर पोएम था जो उनको बहुत फेमस किया था। बहुत ज़्यादा ही 5 पोएम जो लिखे थे उनको बहुत ज़्यादा ही फेमस हुए थे वो 5 पोएम की वजह से। द सोल्जर इज़ अनडाउटेबल द बेस्ट एंड द मोस्ट एंथ्रोलाइज्ड। तो जो सोल्जर जो पोएम है जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कुछ ज़्यादा ही बेस्ट पोएम है, बहुत सुंदर पोएम है। और इस पोएम की वजह से ही हमारे जो पोएट है वो फेमस हुए थे, सारी दुनिया इनको जानती है इस पोएम की वजह से। ये बहुत ज़्यादा ही बेस्ट, मतलब इस पोएम में कोई डाउट नहीं कर सकता उनके बारे में, उनके पैशन के बारे में कि हाँ वो पैशनेटेड नहीं थे ये इतना मस्त पोएम है, बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल पोएम है। बेस्ट जितने भी पोएम लिखे उसमें ये बेस्ट पोएम है द सोल्जर। आइए हम आते हैं अपने चैप्टर पे, द सोल्जर। आइए हम देखते हैं अपना थीम ऑफ द पोएम क्या है। थीम क्या है हमारी पोएम का, जो सोल्जर द सोल्जर जो पोएम है उसका थीम क्या है। तो ये रॉबर्ट ब्रूक के थ्रू लिखा गया है। अब हम देखते हैं अपने थीम के बारे में, जानते हैं हमारा इस पोएम का थीम क्या है। द सोल्जर वॉज रिटन बाई रॉबर्ट ब्रूक इन 1914। ये जो हमारा पोएम है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो रॉबर्ट ब्रूक के बारे में लिखा गया। वो 1914 में लिखे थे इस पोएम को रॉबर्ट ब्रूक। इन अ ट्रेडिशनल सोनेट फॉर्म, ये बहुत अच्छे ट्रेडिशनल मतलब कल्चरल वे में ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए लिखे थे सोनेट के फॉर्म में। जो सोनेट होता है हमारा वो 14 लाइन का पोएम होता है। पहला जो होता है 8 लाइन का, पहले 8 लाइन में होता है और फिर 6 लाइन्स में होते हैं। पूरा पोएट जो होता है 14 लाइन में कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो हम लोग पोएम पढ़ने वाले हैं द सोल्जर वो 14 लाइन में कंप्लीट हो जाएगी। 14 लाइन का पोएम है, देखते हैं। दिस पोएम इज़ अबाउट लव। ये जो पोएम है जो हम पढ़ने वाले हैं द सोल्जर वो प्यार के बारे में है, प्रेम के बारे में, लव के बारे में। एंड डेथ, मृत्यु के बारे में, डेथ के बारे में। विच इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग। और ये सब जो है लव, प्रेम, डेथ, ये सब जो है बहुत प्यारा, बहुत ही पावरफुल थिंग्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण थिंग है, बहुत ही अच्छी खासी, बहुत ही इस चीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। लव, डेथ, ये सब का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। डैट रिकॉल द फीलिंग ऑफ रीडर।
जो रिकॉल करता है, जो याद दिलाता है पढ़ने वाले को, वो फीलिंग्स दिलाता है। जो लव डेथ है, जो पोएम हम पढ़ने वाले हो, उसको जो पढ़ेगा उसको फील होगा, उसको फीलिंग्स खुद आ जाएगी अपने देश के लिए, देश के प्रति फीलिंग आएगी उसको। अपनी सहनशीलता से वो अपने हर बैठे बैठे पूरे देश के बारे में सोचने लगेगा कि हाँ मुझे देश ने ये दिया, मेरी जन्मभूमि है वो ये दिया, मुझे जन्म दिया, दिस डैट। वो खुद फीलिंग्स आने लगेगी रीडर के मन में। जब हम पढ़ेंगे तो हमें भी फील होगा। डेथ एज ही इज़ अ सोल्जर गोइंग इनटू वर्ल्ड वॉर 1। तो इस पोएम में है डेथ, जो मरने का वक्त है, जो मृत्यु का वक्त है। सोल्जर इज़ गोइंग इनटू वर्ल्ड वॉर 1। तो इस पोएम में बताया कि सोल्जर जो थे, जो पोएट थे, वो वर्ल्ड वॉर में गए थे एक बार। एंड लव इन द सेंस ऑफ लविंग हिज कंट्री। और इस पोएम में इसमें बताया हुआ है एंड द लव इन द सेंस ऑफ लविंग हिज कंट्री। तो इस पोएम में बता रहा है कि जो प्यार है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, जो अपना प्रेम है, देश के प्रति जो प्रेम है, जो प्यार है, इस पोएम में बताया हुआ है। देशभक्ति की भावना है इस पोएम में। हमारे कवि इस पोएम में यही बताते कि एक सोल्जर है जिसको बहुत ज़्यादा देशभक्ति की भावना है, उसके मन में बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा। और इस पोएम को पढ़ के जो भी पढ़ेगा इस पोएम को, उसको भी देशभक्ति की भावना आ जाएगी। और ये पोएम जो है प्यार के बारे में, मृत्यु के बारे में। तो यही था हमारा थीम, इस पोएम का थीम। आई विश कि आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत हमारा पोएम कैसा होने वाला है। आइए हम देखते हैं। आइए हम आते हैं अपने पोएम पे, द सोल्जर। आइए देखते हैं कवि क्या कहते हैं। अच्छा, ये कविता जो है, जो हम पढ़ने वाले हैं, द सोल्जर, ये कविता जो है एक सोनेट पोएम है। ये कविता जो होता है सोनेट, वह 14 लाइन का होता है और 14 लाइन में ही ख़त्म हो जाता है। पहले का जो स्टैंजा होगा वो 8 लाइन का होगा, ये जो होगा 8 लाइन का होगा, और जो बाद का जो स्टैंजा होगा वो 6 लाइन में ख़त्म हो जाएगा। तो टोटल 14 लाइन का पोएम होता है ये। आइए देखते हैं हम अपना पोएम। इस पोएम में कवि क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। इफ़ आई शुड डाई, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, डैट देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, डैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड। तो कवि हमारे कहते हैं कि यदि मैं मर जाता हूँ, इफ़ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाता हूँ, तो केवल मेरे बारे में ही सोचना। थिंक ओनली हिज ऑफ मी। तो कवि कहते हैं यदि मैं मर जाता हूँ तो केवल मेरे बारे में ही सोचना। तो किस बात को सोचने के लिए कहते हैं, आइए देखते हैं इस पोएम में, इस आगे लाइन में किस बात को सोचने के लिए कहते हैं। That's there some corner of a foreign field that is forever England। तो कवि कहते हैं यदि मैं मर जाता हूँ तो बस केवल मेरे बारे में ही सोचना कि मैं जहाँ कहीं भी मरूँगा। कवि कहते हैं कि कहीं भी मैं मरूँ, जहाँ कहीं भी मैं मरूँगा, या फिर जो सोल्जर है, जो आर्मी है, वो किसी का भी डेथ हो गई या डेथ हो गया, चाहे किसी भी देश में हो, किसी भी धरती पे हो, जिस धरती पे भी उसकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, वो धरती, वो ज़मीन, वो जो फील्ड होगा वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। डैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड। वो जो धरती होगी, वो जो देश होगा, वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। तो कवि कहते हैं कि जब भी मैं मरूंगा तो सिर्फ मेरे बारे में सोचना। और क्या सोचना बोलते हैं, डैट सम कॉर्नर अ फील्ड, फॉरेन फील्ड, डैट इज़ एवर इंग्लैंड। तो कवि कहते हैं कि जब मैं मरूंगा तो सिर्फ मेरे बारे में सोचना कि मैं कहीं भी मरूँ। जो सोल्जर है, जो आर्मी है, वो कहीं भी मरे, कहीं भी उनका डेथ हो, किसी भी मिट्टी पे, धरती पे, ज़मीन पे, कहीं भी हो डेथ, वो जिस धरती पे मरेगा, वो जो जिस मिट्टी पे मरेगा, वो क्या होगा, वो मिट्टी इंग्लैंड का हो जाएगा। ऐसे कि सपोज कीजिए कि अगर जो सपोज करते हैं हम लोग कि अगर हमारे आर्मी के साथ इंग्लैंड का भी आर्मी फाइट कर रहा है और इंग्लैंड के आर्मी का डेथ इंडिया में हो जाता है और इंग्लैंड वाला जो आर्मी है वो मर गया है और उसको दफना दिया जाता है इंडिया के लैंड पे दफना दिया जाएगा। तो वो जो उतने दूर की जो मिट्टी होगी, जो वो लैंड होगी, जो भूमि होगी जहाँ वो दफनाया गया इंग्लैंड का आर्मी, तो वो जो भूमि जो होगी, वो जो मिट्टी होगी, वो इंग्लैंड का हो जाएगा। क्योंकि उसमें जो है, उस मिट्टी में वो तो इंग्लैंड की बॉडी दफन है ना,
इसलिए कवि कहते हैं कि कहीं भी मैं मरूँ मैटर नहीं करता है, वो कोई दिक्कत नहीं है कि मैं कहाँ मर रहा हूँ, जिस धरती पे भी मर रहा हूँ, किसी देश की भी धरती हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो मिट्टी, वो वहाँ का जो मिट्टी होगा वो इंग्लैंड का ही हो जाएगा। आगे देखते क्या बोलते हैं कवि। देयर शॉल बी इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसेल्ड, अ डस्ट होम इंग्लैंड बॉर्न। तो कवि कहते हैं देयर शैल बी इन अ रिचर अर्थ अ रिच डस्ट कंसेल्ड। तो अब कवि यहाँ समझाना चाहते हैं, हमें बताते हैं हम लोग को, कवि यहाँ बहुत अच्छे से बताना चाहते हैं कि कोई मैटर नहीं है कि हम लोग मर रहे हैं या कहीं भी मरे, कोई हमको परवाह नहीं है कि मैं कहाँ मर रहा हूँ, कुछ कहीं भी मर रहा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। जहाँ भी मुझे दफनाया जाएगा वो बस मिट्टी जो होगा इंग्लैंड का हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, तो देखिए क्या बोलते हैं। दिस शॉल बी इन अ रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसेल्ड। तो कवि कहते हैं, कवि बताते हैं, जहाँ कभी भी मैं मरूंगा, मेरी मृत्यु होगी या फिर सोल्जर की मृत्यु होगी, उसमें होगा क्या, किसी के शरीर जो होते हैं वो कितने तत्व से बने हैं, 5 तत्व से बने हैं। उसमें एक तत्व जो होता है डस्ट होता है, उसमें जो एक तत्व जो होगा वो डस्ट का होगा। वो डस्ट कहाँ का, इंग्लैंड का होगा। तो कवि कहते हैं कि जब मेरी मृत्यु होगी तो होगा क्या, जो मेरा डस्ट है, जो मेरी जो तत्व जिससे बना है उसमें एक डस्ट भी है। तो जो डस्ट है, जो इंग्लैंड का डस्ट है, वो जो डस्ट है वो इंग्लैंड का डस्ट है। तो कैसे इंग्लैंड का डस्ट है, इंग्लैंड का, क्योंकि इंग्लैंड ने उनको जन्म दिया है। तो जो डस्ट है, जो मिट्टी है, जो धूल है, जो मिट्टी है, जो धूल है, जो एक दूसरे देश की मिट्टी से मिल जाएगी, जहाँ भी कभी मरेंगे तो वो जो डस्ट है वो तो उसी देश की मिट्टी से मिल जाएंगे ना। इसलिए कवि बोलते हैं मिट्टी में मैं कंसेल्ड हो जाऊंगा, वो डस्ट मिल जाएगी, समझिए, तो हो जाएगी, सम्मिलित हो जाएगी, मिल जाएगी, दफन हो जाएगी। मीन्स एक समर्थ देश की मिट्टी एक सामर्थ्य देश की मिट्टी में शामिल हो जाएगी, दफन हो जाएगी। तो कवि यहाँ कहते हैं कि जब मैं मरूंगा तो तुम मेरे बारे में सोचना, ये सोचना कि मेरी जहाँ मृत्यु होगी वो मुझे मैटर नहीं करती वो कहाँ की होगी, लेकिन जहाँ मैं मरूंगा वो जो मिट्टी होगी वो इंग्लैंड की हो जाएगी। तो कैसे हो जाएगी कि मेरा जो शरीर है वो तो 5 तत्व से बना है, उसमें से एक डस्ट है, तो वो जो डस्ट है उस दूसरे देश की मिट्टी में जाके मिल जाएगी जिस मिट्टी पे मैं मरूंगा। तो कवि यहाँ पे अपनी देशभक्ति बता रहे, देश की भावना बता रहे, और बता रहे हैं कि मुझे मैटर नहीं करता कि मैं कहाँ मरूंगा, क्या करूँगा, क्या नहीं, लेकिन जब भी कहीं भी मरूँ वो मिट्टी क्या होगी, इंग्लैंड की हो जाएगी। तो अब देखिए कवि बताते हैं कि कौन सी मिट्टी जो है कंसील्ड हो जाएगी, शामिल हो जाएगी, इस चीज़ को कवि ने बताया है। अब आगे बताते, अ डस्ट हुम इंग्लैंड बोर्न shaped, made aware, gave one her flower to love her way to Rome. तो कवि रोम, अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीदिंग इंग्लिश एयर। तो अब कवि कहते हैं, अब कवि समझाते हैं कि देखिए कैसे वो डस्ट कंसील्ड हो जाएगी और इंग्लैंड की हो जाएगी। तो ये तो कवि कहते हैं, अ डस्ट हुम इंग्लैंड बॉर्न, अ डस्ट वो डस्ट जिसने इंग्लैंड ने जन्म दिया, उस डस्ट को जो इंग्लैंड ने जन्म दिया है, बॉर्न किया, जन्म दिया है, और जो शेप है, जो शेप दिया है, उसको आकार दिया है, जो कवि को आकार दिया, जो शेप दिया वो भी इंग्लैंड ने ही दिया है। और जो मेड अवेयर है, और उसको जो अवेयर बनाया है, जो कवि को अवेयर बनाया है, उसको अवेयरनेस बनाने के लिए जागरूकता बनाया है, केयरफुल बनाया है, तो वो मिट्टी जाकर वहाँ कंसील्ड हो जाएगी दूसरे देश की मिट्टी में। इंग्लैंड ने ही तो कवि यहाँ बताते, बहुत प्यार से बताते, समझाते हैं कि इंग्लैंड ने ही उसको अपनी फूल दिए हैं। फूल दिए हैं किस लिए दिए हैं, प्यार करने के लिए फूल दिए हैं, और अपने रास्ते दिए हैं, वेज दिए हैं टू रोम करने के लिए, इधर उधर घूमने के लिए, घूमने फिरने के लिए इंग्लैंड ने उनको रास्ते दिए हैं। तो कवि यहाँ बताते हैं, कहते हैं जो रास्ते हैं वो भी इंग्लैंड ने ही दिया है घूमने फिरने के लिए,
मतलब चलने के लिए, फिरने के लिए, चलना सिखाया, वो भी इंग्लैंड ने ही सिखाया है। उनको जो प्यार करने के लिए जो फूल दिए हैं, जो फूल है, जो प्यार सिखाया है, वो भी इंग्लैंड ने ही सिखाया है उनको। उनका जो जन्म दिए, उनको जो जन्म दिए, वो भी इंग्लैंड ने ही दिया है। तो ये सारी चीज़ें इंग्लैंड ने दी है। तो इंग्लैंड ने ही उनको शेप दिया है, उनको जागरूकता बनाया है, मेड अवेयर, जागरूकता बनाया, जागरूक बनाए हैं। वो जो डस्ट है, वो जो मिट्टी जो होगी, वो दूसरे देश की मिट्टी में कंसील्ड हो जाएगी, मिल जाएगी, और वो मिट्टी इंग्लैंड की हो जाएगी। ये बॉडी जो इंग्लैंड में जो है, अ बॉडी इंग्लैंड्स ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, जो ये जो बॉडी है इंग्लैंड की, वो शरीर जिसको इंग्लैंड ने हवा लगी है, इंग्लैंड की जो हवा लगी है, इंग्लैंड से जो हवा है उससे ब्रीथ किए हैं, जो वो शरीर जो इंग्लैंड की हवाएं से सांस लेती है, वो जो शरीर बड़ा हुआ है, जिनको इंग्लैंड की जो बड़ा किया है, इंग्लैंड ने उनको बड़ा किया है। वॉश्ड बाय द रिवर, ब्लेस्ड बाय द सन्स ऑफ होम, जो वॉश्ड बाय द रिवर, ब्लेस्ड बाय द सन ऑफ होम्स, जो इंग्लैंड की जो नदियां हैं, जो नदी हैं, उनको वो नदियां ने उनको तरासा है, वो शरीर को नहाया है। जो हमारे कवि है वो नदी में जाके नहाते भी थे, तो अपना शरीर भी धोए थे। तो वो सब चीज़ें इंग्लैंड ने दी है। वो नदी भी इंग्लैंड की थी, तो उनका जो शरीर बड़ा हुआ है वो भी इंग्लैंड का ही था, इंग्लैंड के थ्रू ही बड़ा किया गया है। मीन्स इंग्लैंड की नदियाँ ने जिसको बड़ा होने में सहयोग किया है, मदद किया है। और जो इंग्लैंड की जो धूप है, ब्लेस्ड बाय द सन्स ऑफ होम, जो इंग्लैंड की जो धूप है, जो ब्लेस्ड है, जो पवित्र धूप है, पवित्र धूप है। ब्लेस्ड का मतलब पवित्रता होती है, पवित्र होता है। जो पवित्र धूप है, उसने उस शरीर को तरासा है, वो शरीर को जाकर उस दूसरे देश की मिट्टी में मिल जाएगी, विलीन हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। तो कवि यहाँ कहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी मैं आज जन्म लिया हूँ, बड़ा हुआ हूँ, ये सब इंग्लैंड का देन है, ये सब इंग्लैंड के थ्रू है। जो मैं सांस लेता वो भी इंग्लैंड की हवा है, जो मैं बोलता वो भी इंग्लैंड की देन है, जो मैं नदी में नहाया वो भी इंग्लैंड की देन नहाया हूँ, इंग्लैंड की नदी में नहाया। जो धूप है, जो मुझे बड़ा किया, तरासा है, वो भी इंग्लैंड का ही है। इतने सारे चीज़ जो है, जो सारे चीज़ें हैं, वो सब इंग्लैंड के ही हैं, वो सारी चीज़ें इंग्लैंड से ही हो रही हैं। तो कवि कहते हैं कि मैं कहीं भी मरूँ, मुझे मतलब नहीं है, कोई भी चीज़ से मुझे मतलब नहीं है कि कहाँ का चीज़ है, क्यों कहीं भी मरूँ, लेकिन जहाँ मैं दफन होगा, जहाँ मैं मरूँगा, वो जो जगह है वो इंग्लैंड का हो जाएगा, क्योंकि मेरी जो शरीर के जो तत्व है, जो डस्ट है, वो इंग्लैंड की है, वो जो डस्ट है वो इंग्लैंड का है। के लिए इतना ही। आई विश कि आपको पूरा समझ में आया होगा, और प्लीज़ कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं हमें, ताकि हम उसका सॉल्यूशन आपको बता सकें। और आज के लिए इतना ही। इसके आगे दूसरे वीडियो में पार्ट 2 में आएगा, लेक्चर 2 में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई विश कि आप सभी को समझ में आ रहा हो जो भी मैं बता रही हूँ। ओके बाय, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ।